2025 में तो जंगों को क्रिकेट मैच की तरह खेला गया और 2026 का वेलकम भी हमलों से किया गया। पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों की एग्वेस्टिक वार या फिर ऐसी जंगें जो कि सिर्फ हुकूमत बचाने के लिए की जाती हैं, इनका सोल्यूशन तो सिर्फ एक आदमी के ट्वीट से निकल आता है। लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसी ताकतों के दरमियान जंगें हो सकती हैं जो कि इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहती हैं, और ये जंगें इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। इन वॉर्स में ईगो से बढ़कर इसराइल जैसे मुल्क अपने मजहबी मकासद के लिए और अमेरिका जैसे मुल्क मिनरल हासिल करके सिकंदर आजम बनने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ दुनिया में मौजूद 1/4 मुसलमानों का कोई किरदार नहीं। ये दूसरों से अपना हक छीनने की बजाय दूसरों के हक को अपने पास महफूज रखने के लिए ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। खैर, दिस इज नॉट द टॉपिक। लिहाजा जुडिशनरी या फिर किसी भी मुल्क का फैसला करने वाले यानी ट्रम्प किसी भी वॉर में एज अ वॉरियर शामिल होते हैं, और अपोजिशन भी दुनिया की बेहतरीन कंट्रीज में से हो, तो चांसेस इंक्रीज होते हैं वर्ल्ड वार 3 के। इस वीडियो में हम ऐसी तमाम पॉसिबिलिटीज देखने वाले हैं जो कि चाइना और यूएसए को वर्ल्ड वार 3 की तरफ धकेल सकते हैं। रशिया vs यूक्रेन पिछले 5 सालों से चलने वाला अपने आप में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन इस वक्त इससे भी ज्यादा जरूरत है यूएसए के लिए स्टेबिलिटी ऑफ पावर ऑफ यूएसए एट द टॉप लेवल। पावर को स्टेबल करने के लिए बहुत जरूरी है कि यूएसए की इकोनॉमी स्टेबल हो। अगर यूएसए की इकोनॉमी पर थोड़ी नजर डाली जाए तो इस वक्त जनवरी 2026 में यूएस पर $38 ट्रिलियन डेट बनता है, और हर साल $1 ट्रिलियन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। इसी इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए और 2020 और 21 के कोरोना इमरजेंसी स्टिमुलस प्रोग्राम की एक्सपायरेशन ऑफ शेड्यूल की वजह से यूएस को हर हाल में 2026 में $9 ट्रिलियन पे करने होंगे, और इसी पेमेंट को इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ स्टंट किए जाते हैं। इन स्टंट्स में पसंदीदा स्टंट किसी भी मुल्क में मौजूद कुदरती वसाइल को उसके गद्दारों के साथ मिलकर हासिल करना, या फिर किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्री के साथ अनएथिकली गिव एंड टेक करना। इसी दौरान यूएसए के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है ताइवान की सूरत में। बजाहिर तो ताइवान 23 मिलियन लोगों पर मौजूद एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इकोनॉमिकली दुनिया की 4th फ्रीएस्ट इकोनॉमी होल्ड करता है, बिकॉज इनकी एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 90% ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूजिंग इन द वर्ल्ड आर प्रोवाइडिंग बाय ताइवान, यानी कि ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या ब्लॉक कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में किया जाता है। इसके अलावा दुनिया की तमाम एडवांस्ड एआई चिप्स जिन्हें हम इनवीडिया के प्रोडक्ट्स की सूरत में देखते हैं, 2nm 3nm या 5nm चिप्स भी ताइवान की एक कंपनी TSMC बनाती है, और इनवीडिया जस्ट इन्हें डिजाइन करता है। और तमाम एडवांस प्रोसेसर जो कि करंट एआई रेवोल्यूशन के डाटा सेंटर के लिए जरूरी है, वो भी ताइवान एक्सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी के अलावा ताइवान सोना और कॉपर जैसी कीमती मिनरल्स भी प्रोड्यूस करता है। यूएस एग्जैक्टली ताइवान से इसी तरह के रिलेशंस चाहता है, चूंकि ताइवान इन प्रोडक्ट्स की बिना पर यूएस को इन्वेस्टर्स और बिजनेस देता है। बट नाउ द ट्विस्ट इज कि चाइना यहाँ पर बहुत पहले से इन्वॉल्व है, और मुकम्मल तौर पर ताइवान पर अपना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है और जियोग्राफिकली चाइना से जस्ट 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। लेट्स शॉर्टली अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। 1683 से 1895 तक चीन के हुक्मरान चिंग खानदान ने ताइवान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाए रखा। पहली साइनो जापानीज वार के बाद चीनी इलाके जापानीज के अंडर गवर्नमेंट आ जाते हैं, तो इस दौरान ताइवान पर भी जापानीज रूल करते हैं। 1911 में ताइवान ने अपनी हुकूमत का ऐलान किया और इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC का नाम दिया। जापान को वर्ल्ड वार 2 में शिकस्त हुई तो जापान ने ताइवान समेत तमाम फतह किए गए इलाके छोड़ दिए, और चाइना ने अमेरिका और बरतानिया की रजामंदी के साथ ताइवान को अपनी हुकूमत में ले लिया। वर्ल्ड वार 2 के कुछ टाइम बाद चीन में खाना जंगी होने की वजह से चाइनीज मिलिट्री चीफ चिंग काई शेक कम्युनिस्ट अफवाज से शिकस्त खाकर ताइवान भागता है, और वहां जाकर इस बागी जर्नल ने अपने हामियों की मदद से अपनी हुकूमत कायम कर ली। उस दिन से आज तक ताइवान के प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो सके। चिंग काई शेक ने 1975 तक हुकूमत की और इस दौरान मार्शल लॉ लगाया, और ये मार्शल लॉ 1986 तक लगा रहा। चिंग काई शेक के बाद उसका बेटा चेंग चिंग इक्तदार को संभालता है, और तकरीबन 10 साल बाद यही चेंग चिंग इस मुल्क को डिक्टेटरशिप से निकालकर जमहूरी निजाम में ले आता है, और इसकी कोशिश से सन 2000 में इस मुल्क में पहला इलेक्शन होता है, और ये जमहूरी निजाम तो दुनिया में मौजजा बनकर सामने आता है। लेकिन ये मसाइल तो 1971 में ज्यादा कशीदगी पकड़ गए जब अक़वाम मुत्तहिदा ने ताइवान का असल रिप्रेजेंटेटिव चाइना की हुकूमत को करार दिया, और ताइवान की सलामती कौंसिल की नशिस्त चाइना को दे दी, और ताइवान ने इस फैसले को एक्सेप्ट करके अंडर चाइना गवर्नमेंट अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की, और चाइना की इंपोर्ट्स का सहारा लेकर अपनी टेक्नोलॉजी पर काफी काम किया। और इसी तरह 80 की दहाई तक ताइवान माशी तौर पर एक सुपर पावर बन चुका था। 90s की दहाई में तो ताइवान ने चीन में इन्वेस्टमेंट की, और ये इन्वेस्टमेंट तो उस वक्त की एक बहुत बड़ी यानी $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, और इसी तरह ताइवान को प्रॉपर चीन के नक्शे में कंसीडर किया जाने लगा। लेकिन दौरे हाजिर में ताइवान के प्रेसिडेंट विलियम लीचिंग अपनी डेमोक्रेटिक मेजोरिटी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान चाहते हैं, और जब चाइना को इस बात का एहसास होता है तो वो आयरलैंड के अराउंड अपनी
अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को इंटेंसिफाइड कर देता है और चाइना की तरफ से बहुत सारी मिलिट्री ड्रिल्स को मैप किया जाता है। मिलिट्री ड्रिल्स यानी मिलिट्री के मुख्तलिफ लेवल की प्रैक्टिसेस या फिर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करना। और एग्जैक्टली इसी बात का फायदा उठाकर यूएस ताइवान के साथ ताइवान रिलेशन एक्ट पास करता है, जिसके मुताबिक यूएस ताइवान को आर्म वेपन सप्लाई करेगा और ताइवान के लिए चाइना के अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। इस एक्ट के मुताबिक ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं है कि अगर चाइना अटैक करता है तो मिलिट्री हेल्प भी की जाएगी, मगर ताइवान को पूरी तरह से ये प्रिटेंड कराया जा रहा है कि वी विल बी विद यू इफ यू विल अटैक ऑन चाइना। लेकिन ताइवान जस्ट इस दौरान अपने सिक्योरिटी बजट को इंक्रीज करके अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ पीसफुल डायलॉग जाता है। और चाइना इस बारे में बहुत क्लियर है क्योंकि वो इसको अपना हिस्टोरिकल एसेट समझते हैं। इसी बारे में चाइनीज प्रेसिडेंट कहते हैं, द हिस्टोरिकल टास्क ऑफ कंप्लीट रीयूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड मस्ट बी फुलफिल्ड। और दूसरी तरफ समझते हैं कि ताइवान रीयूनिफिकेशन नहीं चाहता और इसीलिए वे कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, डेमोक्रेटिकली रूल्ड ताइवान हैज कम अंडर इंक्रीज्ड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम बीजिंग टू एक्सेप्ट इट्स सॉवरेनिटी बट ताइपी हैज प्लेज्ड टू डिफेंड देयर फ्रीडम। इट मींस के ताइवान की जमहूरी हुकूमत बीजिंग के पॉलिटिकल प्रेशर में आ चुकी है, लेकिन ताइवान के लोग अपना मुल्क, अपना फ्रीडम और अपनी पहचान चाहते हैं। इनके यही मफादात दो बड़ी ताकतों को आमने यानी कि यानी कि रशिया और चाइना का दुश्मन रशिया और चाइना को भाई बनाता है। रशिया की एम्बेसी क्रिसमस डे पर एक ऐसी एनिमेटेड वीडियो जारी करती है जिसमें डॉलर्स को गिराकर तोड़ा जा रहा है और रशिया और चाइना की करेंसी को हाईलाइट किया जा रहा है। इसके अलावा यूएस की कोशिश होती है कि चाइना की तरफ बढ़ने वाला हर डेवलप्ड कदम रोक लिया जाए। मैं अपनी इसी ताइवान की वीडियो को रिकॉर्ड ही कर रहा था कि वेनेजुएला की खबर सुनने को मिली। अमेरिका चाइना और वेनेजुएला की डीलरशिप की वजह से वेनेजुएला पर हमला करता है और इसके प्रेसिडेंट निकोला मेडोरो को इसकी वाइफ के साथ कैप्चर करके यूएस ले जाया जाता है। चूंकि वेनेजुएला नेचुरली मिनरल से भरपूर है, इस आयरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा यानी 303 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व मौजूद है और गोल्ड का भी दूसरा बड़ा रिजर्व इसी आयरलैंड में मौजूद है। ट्रंप निकोला मेडोरो पर ड्रग केस का बहाना बनाकर इस आयरलैंड पर स्ट्राइक करता है और अनएथिकली इसके प्रेसिडेंट और वाइफ को कैप्चर कर लिया जाता है। जब पूरी दुनिया सिर्फ ऑयल के बारे में सोच रही थी, तब ट्रंप की तरफ से एक ऑयल रिजर्व से भी बड़ा पत्ता खेला जाता है एंड दैट वाज सिल्वर स्मेल्टर डील। अब होता यह है कि 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया जाता है और 4 जनवरी 2026 में एक डील साइन की जाती है जिसमें वेनेजुएला में मौजूद सिल्वर की 40% ओनरशिप साइन की जाती है और ये डील भी ठीक उसी तरह थी जिस तरह पाकिस्तान में पीआईए को बेचा गया। इट मींस दैट 40% इज टू मच ऑन मिनरल्स फॉर एनी कंट्री। अब इनको ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूरी दुनिया में मौजूद 70% सिल्वर को चाइना होल्ड करता है और चाइना ने 2025 के एंड में सिल्वर की एक्सपोर्ट पर काफी सैंक्शंस लगाई हैं और सिल्वर को इलेक्ट्रॉनिक्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कमी वेनेजुएला से पूरी की गई है और इस 40% की ऑनर एक कंपनी जे मॉर्गन और यूएस की डिफेंस गवर्नमेंट होगी। और 6 जनवरी 2026 को ट्रंप की जानिब से कहा गया कि 30 to 50 मिलियन बैरल ऑयल वेनेजुएला यूएस को टर्नओवर करेगा। सो दिस इज नॉट ओनली द गेम ऑफ ऑयल, ये चांदी का चक्कर है बाबू भैया। वेनेजुएला के कैप्चर्ड प्रेसिडेंट यूएस कोर्ट में अपनी इनोसेंस का इजहार करते हैं और वो कहते हैं कि आई एम अ डिसेंट पर्सन, आई एम स्टिल प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला एंड दिस इज किडनैपिंग। चाइना और रशिया की तरफ से यहाँ पर सेम रिएक्शन मिलता है एंड बोथ आर सेइंग दिस इज अनएथिकल एंड डोंट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वेनेजुएला। चाइना का तो इंटरफेयर करना बनता है क्योंकि चाइना $60+ बिलियन इसी ऑयल रिजर्व की रिफाइनरी के लिए इन्वेस्ट करता है और उसको पूरा इख्तियार है इस मुल्क पर सैंक्शंस लगाने का। लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि वेनेजुएला के लिए चाइना मिलिटरीली इन्वॉल्व हो, बट ताइवान को वो अपना हिस्टोरिकल एसेट समझते हैं और हर हाल में उसकी रीयूनिफिकेशन चाहते हैं। यूएस के लिए ताइवान एक बड़ी इकोनॉमी है और उसका सर्वाइवल है। सो अब वक्त फैसला करेगा कि ये मामला कब वर्ल्ड वार 3 में तब्दील होता है। आई थिंक वी आर द बेस्ट, पाकिस्तान इज द बेस्ट। इतने भी कामयाब ना बनो कि हर कोई तुम पर कब्जा करना चाहे। वी आर द बेस्ट। हम लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, जब लोन लेने वाला वापस आता है तो फिर उससे और लोन ले लेते हैं। दिस इज आवर स्पेशलिटी एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, अगर वाकई में तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।